हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा में जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब किसी वस्तु का मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तब उस वस्तु की मांग लोच है ए 0, बी इकाई के बराबर, सी इकाई से अधिक, डी पूर्ण। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जब किसी वस्तु का मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो इसका मतलब है पूर्णतः लोचदार मांग, और मांग की लोच अनंत यानी कि पूर्ण होती है। दोस्तों, बाई अक्ष एक्स अक्ष, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है ए कीमत घटने के साथ, बी कीमत बढ़ने के साथ, सी स्थिर कीमत के साथ, डी उपयोगिता बढ़ने के साथ। अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मांग का एक सामान्य नियम है कि कीमत घटने के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी कौन सी मांग कहा जाएगा? ए लोचदार मांग, बी बेलोचदार मांग, सी पूर्णतः लोचदार मांग, डी अत्यधिक लोचदार मांग। तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन, किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में शून्य परिवर्तन हो तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। दोस्तों, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मंद है? ए रक्षा पर, बी ब्याज का भुगतान, सी आर्थिक सेवाएं, डी सामाजिक सेवाएं। दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा मद ब्याज का भुगतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तरलता अधिमान क्या होता है? ए परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बी बंद पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, सी बैंक जमा रखने की इच्छा, डी संपत्ति रखने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि तरलता अधिमान परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वास्तविक सकल घरेलू उत्पादों को मापा जाता है?
वर्तमान दामों पर, बी स्थिर दामों पर, सी औसत दामों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पादों को चालू मूल्यों और स्थिर मूल्यों पर मापा जाता है, किंतु इन दोनों में स्थिर मूल्य को ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर मापा जाता है। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्पादन फसल वर्णन करता है, ए आर्थिक संबंध का, बी सामाजिक संबंध का, सी लागत संबंध का, डी औद्योगिक संबंध का। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उत्पादन फसल आर्थिक संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, ए ब्याज भुगतान, बी अंतरण भुगतान, सी मजदूरी तथा वेतन, डी नियमित लाभ। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों इसके अंतर्गत अंतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अंतरण भुगतान राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्तीय निकाय कौन सा है, ए आईडीबीआई, बी सिडबी, सी आईएफसीआई, डी नबार्ड। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, दोस्तों सिडबी की स्थापना आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक संस्था के रूप में सन 1990 में हुई थी, यानी कि सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, ए उदारीकरण, बी भूमंडलीकरण, सी निजीकरण, डी केंद्रीकरण। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आर्थिक सुधार के अंग हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो दोस्तों केंद्रीकरण आर्थिक सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कीमत विभेद कब लाभदायक होता है, ए जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, बी जब दोनों बाजारों में मांग की लोच एक समान हो, सी जब आपूर्ति की लोच दोनों बाजारों में भिन्न भिन्न हो, डी जब आपूर्ति की लोच दोनों बाजारों में एक समान हो। दोस्तों तो अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कीमत विभेद का अर्थ होता है एक विक्रेता भिन्न भिन्न ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करता है, या एक ही उत्पादन की भिन्न भिन्न इकाइयों के लिए भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना, या एकाधिकारी कीमतों में दो बाजारों में कीमतों में विभेद तब करेगा जब उसके पदार्थों की मांग दो बाजारों में भिन्न भिन्न हो। तो दोस्तों यानी कीमत विभेद कब लाभदायक होता है, जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मांग के नियम के अनुसार जब आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाती है, बी जब कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ जाती है, सी जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है, डी
जब आय और कीमत बढ़ते जाते हैं तब मांग बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मांग के नियम के अनुसार जब कीमतें गिरती हैं तो मांग बढ़ जाती है, किंतु इसके लिए अन्य बातों को समान होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों यानी कि मांग का नियम कहता है जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्पादन फलन का अप्राय है भूमि और श्रम के बीच संबंध, भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध, सी मांग और पूर्ति के बीच संबंध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि उत्पादन फलन का अप्राय है भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों उत्पादन फलन भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संतुलन कीमत का अप्राय है ए मांगी गई कीमत के बराबर है, बी कीमत और मांग बराबर है, सी मांगी गई मात्रा आपूर्ति के बराबर है, डी आपूर्ति मात्रा से अधिक है। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि मांग और पूर्ति जहां बराबर होगा वही संतुलन कीमत होगा। तो दोस्तों संतुलन कीमत का अप्राय है जहां मांग और पूर्ति बराबर होता है। दोस्तों ये टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का यानी कि नीली क्रांति संबंधित है ए मछली उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी तेल उत्पादन से, डी खाद्य उत्पादन से। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि मछली उत्पादन का नीली क्रांति से संबंध है, यानी कि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रा का मुख्य कार्य कौन सा है ए क्रेडिट का आधार, बी मूल्य का अंतरण, सी मूल्य का मापन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुद्रा के 3 कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और थर्ड है आकस्मिक कार्य। दोस्तों मूल्य का मापन मुद्रा के मुख्य कार्य में नहीं आता है। दोस्तों मुख्य कार्य यानी कि प्राथमिक कार्य में तीन आते हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। तो दोस्तों मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन सा है, इसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आते हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। लेकिन दोस्तों क्रेडिट का आधार, मूल्य का मापन, मूल्य का अंतरण ये मुद्रा के मुख्य कार्य में नहीं आते हैं। तो दोस्तों मुद्रा का मुख्य कार्य के अंतर्गत मूल्य का मापन आता है, विनिमय का माध्यम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसमें हुए परिवर्तनों के मापने से है ए रहन सहन का स्तर, बी मुद्रा की क्रय शक्ति, सी भुगतान संतुलन, डी व्यापार संतुलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी यानी कि कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन
मुद्रा की क्रय शक्ति से है। यानी कि दो समय के बीच मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के मापने की गतिविधि सूचकांक कहलाता है। अतः मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को मापने का कार्य कीमत सूचकांक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? ए रबर, बी पेट्रोलियम पदार्थ पर, सी रुई, डी चाय। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ पर व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए बृहत तथा कुटीर उद्योग का सह-अस्तित्व, बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। दोस्तों यह टॉप 20 श्रृंखला के हमारे अंतिम प्रश्न थे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।